तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये चल रहा है क्या, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। आज हम इस यूनिट में आप जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक के लक्षण। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला जो इसका लक्षण है साम्य स्थिरांक का वो ये है कि साम्य स्थिरांक का मान सांद्रता, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। मतलब है कि जो अभिक्रिया या साम्य अभिक्रिया आपको दी गई है उसमें जो घटक है, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनकी सांद्रता में कुछ भी परिवर्तन होता है, बढ़ाया जाए या घटाया जाए, किसी की भी, मतलब चाहे अभिकारक की हो चाहे उत्पाद की, किसी भी की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो भी साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होगा। न ही पूरे संपूर्ण पात्र में जिसमें कि घटक भरे हुए हैं उसका दाब बदला जाए, उसका आयतन बदला जाए तो साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता, किंतु ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है। आप देखोगे साम्य स्थिरांक में ताप का प्रभाव पड़ता है और ये संबंध है साम्य स्थिरांक का ताप से, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा एच आर, ठीक है, नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहां पर जो K1 है वो है T1 ताप पर साम्य स्थिरांक, K2 जो है वो T2 ताप पर साम्य स्थिरांक, डेल्टा एच R जो है अभिक्रिया की इंथैल्पी है और R है गैस कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, ये जो K2 और K1 के जो मान है वो इस पर डिपेंड करेंगे कि डेल्टा एच R अभिक्रिया का क्या है। तापमान परिवर्तन से डेल्टा एच परिवर्तित नहीं होता है, केवल K2 और K1 में परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे पहला है कि डेल्टा एच आर 0 हो, मतलब कोई अभिक्रिया ऐसी हो जिसमें किसी भी प्रकार का क्या ना हो, ऊष्मा परिवर्तन ना हो। तो ये अगर हम देखें तो ऐसा रखेंगे log K2 अपॉन K1 इक्वल टू 0, तब क्या आएगा कि log K2 इक्वल टू log K1। समझ गए ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी अभिक्रिया में जो साम्य स्थिरांक है वो प्रभावित नहीं होगा। मींस ऐसी अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक बराबर होंगे, मतलब जो अभिक्रिया का चाहे कितना भी ताप बदल दें, जो पहले साम्य स्थिरांक मिल रहा था वही मिलेगा। दूसरा है कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो, डेल्टा एच आर पॉजिटिव का मतलब है यहां पर क्या है बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो ध्यान रखें अभिक्रिया उस दिशा में ज्यादा चलेगी जहां ऊष्मा का अवशोषण होने लगे, मतलब उत्पाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब एक सामान्य ताप पर जो उत्पाद की मात्रा थी उससे कहीं ज्यादा जब आप ताप उच्च कर दोगे तो हो जाएगी। ऐसे में मतलब ये जो है log K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी डेल्टा एच आर का पॉजिटिव वैल्यू है अपॉन ये है, ठीक है, उसमें ये जुड़ जाएगा log K1, है ना। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है आपके पास है पॉजिटिव, तो यहां पर और प्लस यहां जुड़ जाएगा log K1। तो इसलिए K2 ग्रेटर देन क्या मिलेगा आपको, K1। मतलब है कि अभिक्रिया अगर ऊष्मा शोषी है, ताप में वृद्धि करते हैं, तो अभिक्रिया का नया साम्य स्थिरांक उच्च ताप पर जो साम्य स्थिरांक है वो निम्न ताप के साम्य स्थिरांक से कहीं ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर है ये है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, है ना। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ताप का प्रभाव बिल्कुल जस्ट उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि log K2 अपॉन K1 की वैल्यू जब निगेटिव है तो जब आप यहां से K1 उठा के वहां ले जाओगे तो log K2 ये है इक्वल टू प्लस यहां पर क्या होगा बच्चों, log K1, इस तरह से। तो K2 लेस देन K1, मतलब हम जानते हैं कि अगर साम्य में ताप बदल दोगे ली नियम के अनुसार तो अभिक्रिया हमेशा उस दिशा में चलती है जहां ऊष्मा का अवशोषण हो जाए। तो देखो, जैसे पहला है कि ऊष्मा शोषी थी अभिक्रिया तो ताप बढ़ाने से अग्राभिवेग बढ़ गया था, इसलिए उत्पाद ज्यादा हो गया था और अभिकारक था। लेकिन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाओगे तो अग्रवेग कम और पश्च वेग बढ़ जाएगा, जिससे नया साम्य स्थिरांक पहले वाले साम्य स्थिरांक से कम प्राप्त हो। तो ये ध्यान रखना कि
अभिक्रिया की प्रगति के अनुसार का आपका प्रभाव पड़ेगा साम्य स्थिरांक पर। बाकी सांद्रता परिवर्तन, दाब परिवर्तन, आयतन परिवर्तन से साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होगा। दूसरा आते हैं कारक जो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करता है। तो साम्य स्थिरांक का मान अभिक्रिया की रस समीकरणमिति पर निर्भर करता है। देखो कैसे, रस समीकरणमिति का मतलब है कि अभिक्रिया को आपने किस तरह बैलेंस्ड किया है, उसके एक एक मोल को बैलेंस किया है या उसके मोल को बढ़ाया है। तो जैसे पहला लिखा है a प्लस बी साम्य c प्लस डी और इसका साम्य स्थिरांक है k1। फिर इस पूरे समीकरण को हमने n से डिवाइड कर दिया। n कोई नंबर है, पूर्णांक संख्या। तो नया जो साम्य स्थिरांक होगा k2 वो k1 से इस तरह रिलेटेड होगा, k2 इक्वल टू k1 का पावर 1/n। समझ गए ना? मतलब है कि अगर अभिक्रिया को आप किसी संख्या से, संपूर्ण अभिक्रिया को किसी एक ही अंक से डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो नया जो साम्य स्थिरांक है k2 वो k1 से इस तरह रिलेटेड होगा, मींस k2 इक्वल टू k1 का पावर 1/n। और आपसे कहा जाए कि k1 अगर हमें निकालना और k2 दे रखा है तो k2 का पावर n, एक ये रिलेशन हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। अभी हम इसके एक एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा है कि मान लो अभिक्रिया लिखिए a प्लस बी गिव्स c प्लस डी और इसका साम्य स्थिरांक है k1 और आपने पूरे समीकरण में n संख्या से गुणा कर दिया। एक ही संख्या से अभिकारक को भी और उत्पाद को गुणा कर दिया और मान लो कि वो साम्य स्थिरांक अब जो नया आ रहा है वो है k2। तो k2 और k1 का ये रिलेशन होगा, k2 इक्वल टू k1 का पावर 1/n। और अगर आपसे कहा जाए k1 पता है तो k2 का पावर क्या लगा दोगे, n। तो दो में से कोई भी एक वैल्यू पता हो, या तो k1 की या k2 की, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरा स्थिरांक। यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई आपकी। फिर हम आ जाते हैं तीसरा। देखो, अगर अभिक्रिया a प्लस बी मिलकर c प्लस डी बन रहा है और इसका है साम्य स्थिरांक k1 और अभिक्रिया को आपने रिवर्स लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये हो गया c प्लस डी इक्वल टू a प्लस बी और ये है k2। तो k2 इक्वल टू 1/k1 या k1 इक्वल टू 1/k2, एक दूसरे के व्युत्क्रम के बिल्कुल बराबर हो। बात क्लियर है अच्छी तरह से? इस तरह से। चौथा है कि मान लो a प्लस बी गिव c प्लस डी और इसका ये है k1 वैल्यू। मान लो अभिक्रिया में समीकरण को आपने पलट भी दिया और डिवाइड भी कर दिया n से, तो अब नया साम्य स्थिरांक क्या होगा? तो k2 इक्वल टू, पहले तो हम लिखेंगे 1/k1, क्यों? क्योंकि रिवर्स लिख दी है और फिर डिवाइड भी की है तो 1/n। तो ये जो k1 की पावर लग जाएगी वो लग जाएगी 1/n, इस तरह से। ठीक है। और अगर मान लो ऐसा लिखा है जैसे कि a प्लस बी गिव्स c प्लस डी और ये है k1 और फिर लिखा है cn, ठीक है, या nc प्लस nd गिव्स na प्लस nb और ये लिखा है k2। तो k2 इक्वल टू, पहले आप लिखेंगे 1/k1 और पावर लगा देंगे n, इस तरह से। है सब वही रूल, n से मल्टीप्लाई किया तो पावर तो लगेगी n। अगर आपने रिवर्स लिख दिया है तो रेसिप्रोकल में लिख दो। इस तरह से आपको समझना है। पांचवा रिलेशन देखो, पांचवा संबंध है कि a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अच्छा, ये मैंने ऊपर लिख दिया, यही लिखा हुआ है ना? तो k2 इक्वल टू 1/k1 की पावर n। अब मान लो कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में पूर्ण हो रही है, जैसे a से b बना k1 है, b से c बना k2 है, c से d बना k3 है। अब आपसे कहा जाए कि टोटल k कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे कि अगर मान लो संपूर्ण समग्र अभिक्रिया के लिए निकाला जाए a से डायरेक्ट d का फॉर्मेशन, तो हम k इक्वल टू लिखेंगे k1 इंटू k2 इंटू k3। इस तरह से समग्र जो है k कहलाएगा समग्र साम्य स्थिरांक अभिक्रिया का। फिर आता है कि लास्ट में मैंने इनके न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं, अभी आपको एक न्यूमेरिकल दिखाएंगे। फिर अगला आता है साम्य स्थिरांक का मान अभिक्रिया की प्रगति या अभिकारक तथा उत्पाद की सापेक्ष मात्राओं को भी व्यक्त करता है। ध्यान रखें, साम्य स्थिरांक को देख के बताया जा सकता है कि अभिक्रिया किस दिशा में ज्यादा चल रही है, पूर्ण हो रही है या कठिनता से चल रही है, इसको बताया जा सकता है। जैसे साम्य स्थिरांक की वैल्यू जो है
अगर 10 टू दी पावर 3 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है उत्पाद बहुत ज्यादा है और अभिकारक बहुत कम है। देखो 10 टू दी पावर 3 का मतलब यहां जो उत्पाद है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है किससे? अभिकारक से, लगभग 1000 टाइम या इससे भी कहीं ज्यादा उत्पाद की मात्रा है अभिकारक से। तो इसका मतलब होता है कि जब अभिकारक बहुत ज्यादा हो गया हो उत्पाद के सापेक्ष, मतलब हम यहां पर ऐसा लिख दें उत्पाद गुणा 1000 और ये है अभिकारक, ये इससे भी कहीं ज्यादा हो रहा है तो अभिक्रिया तीव्र होगी अग्र दिशा में और लगभग पूर्ण हो चुकी है। बहुत कम अभिकारक बचा होगा उत्पाद के सापेक्ष, तो हम ऐसी अभिक्रिया को लिखेंगे लगभग क्या हो गई? पूर्ण हो चुकी होती। अगर यहां पर ऐसा आता है 10 टू दी पावर -3 से नीचे जाता है के की वैल्यू, तो पश्च अभिक्रिया बड़ी तीव्र होगी, अर्थात अभिक्रिया बहुत कम चलती है, कठिनता से चलती है। ऐसी अभिक्रिया बहुत ही कठिनता से चलती है, मतलब उत्पाद लगभग ना के बराबर है, अभिकारक ही अभिकारक है। इसका मतलब है कि अगर अभिक्रिया अग्र दिशा में चल भी रही है तो बहुत फास्ट पश्चिम दिशा में लौट आती है। तो ऐसी अभिक्रिया बहुत कम चलती है, कठिनता से चलती है। और अगर के की वैल्यू 10 टू दी पावर -3 से +3 के बीच में आ रही है तो अभिकारक और उत्पाद की जो मात्राएं हैं तुलना योग्य होंगी, कंपेरेबल होंगी, मतलब है कि हम एकदम निग्लेजिबल नहीं मान सकते एक दूसरे के सापेक्ष। तो हम इस तरह से कहें कि यह है के स्थिरांक अगर 10 टू दी पावर 3 की तरफ जा रहा है, के स्थिरांक बढ़ रहा है तो अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो रही होगी, मतलब 10 टू दी पावर 3 है उससे आगे चला जाए, 10 टू दी पावर -3 ऐसे नीचे चला जाए तो कठिनता से होगी। और अभिक्रिया में जब के की वैल्यू अगर 1 आ जाए या 1 के आसपास या 100 इस तरह से आसपास आती है तो अभिक्रिया में साम्यावस्था होगी, मतलब उत्पाद और अभिकारक की मात्राओं में तुलना की जा सकती है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो ये साम्य स्थिरांक से हम इन पॉइंट्स को भी देख सकते हैं। अगला है कि अभिकारक में उत्प्रेरक मिलाने से साम्य जल्दी, अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने से साम्य जल्दी लागू होता है किंतु साम्य विस्थापित नहीं होता, मतलब कोई एक वेग बढ़ जाए एक घट जाए ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक अग्र और पश्च दोनों वेग को समान मात्रा में परिवर्तित करता है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि अर्थात जो उत्प्रेरक है, ऐसा लिखें, क्योंकि उत्प्रेरक अग्र एवं पश्च वेग को समान सीमा में परिवर्तित करता है। मतलब यह है कि जितना वेग अग्र बढ़ेगा उतना ही पश्च बढ़ेगा, ऐसे में साम्यावस्था प्रभावित नहीं होगी। बात क्लियर है? फिर आ जाते हैं हम के इकाई क्या होंगी, केपी और केसी की। तो ध्यान रखें केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एनजी, जहां डेल्टा एनजी वो है जो कि गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, या सीधा सा कह सकते हैं कि साम्य में जो घटक साम्य व्यंजक में व्यक्त किए जाएंगे उनके समस्त उत्पादों के मूल में से समस्त अभिकारकों के मूल घटा दो, वो डिफरेंस बचेगा, वो डेल्टा एनजी की फॉर्म में लिखें। और केपी में हम एटीएम की पावर डेल्टा एनजी लगा दें, है ना, जैसे मान लो लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये सब गैस है इस तरह से। अब मैं कहूं कि इसका केसी क्या होगा यूनिट, तो आप लिखेंगे केसी, तो यहां पर आप डेल्टा एनजी निकालेंगे तो -2 आएगा, तो आप लिखेंगे मोल पर लीटर की पावर -2। और केपी अगर एटीएम में लिया है आप तो पावर -2 लग जाएगा। पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव लगा दें, नहीं आ रही है तो कोई मतलब ही नहीं पावर, ठीक है, मतलब डायमेंशन लेस हो जाएगा, पावर 0 लग जाएगी। तो इस तरह से केपी और केसी की यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये थे साम्य स्थिरांक के लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं और इनसे काफी क्वेश्चन मिलेंगे। देखो जो ऊपर रिलेशंस बताए हैं मैंने उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लें, जैसे निम्न साम्य के लिए के मान ज्ञात कीजिए,
मान लो लिखा है 2SO2O2 gives 2SO3 और K1 है 4। फिर अभिक्रिया लिखी है SO3 gives SO2 plus half O2 K2 क्या होगा। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये दोनों अभिक्रियाएं देखोगे एक दूसरे का रिवर्स में लिखी हैं, इसलिए K2 इक्वल टू 1/K1। दूसरा है कि जो दूसरी अभिक्रिया लिखी हुई है वो पहली अभिक्रिया को 2 से डिवाइड करके लिख दी गई है, उल्टा करके डिवाइड भी कर दी गई है। तो हम लिख देंगे उल्टा है तो K2 इक्वल टू 1/K1 और 1 ये 2 से डिवाइड है तो 1/2 उसका पावर आ जाएगा। तो इस तरह से 1/2 मीन्स 0.5। N2 plus 3H2 अमोनिया, मतलब 1/2 N2 plus 3/2 H2 gives अमोनिया, K1 है 4। फिर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में। अब ये हो गया K2, तो K2 इक्वल टू K1 का स्क्वायर, मतलब K2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर मीन्स 16। फिर तीसरी रिएक्शन लिखिए जैसे N2 प्लस O2 मिलके 2NO, K1 है 2। फिर 2NO प्लस O2 2NO2, K2 है 4। पूरी अभिक्रिया को जोड़ दें तो बना N2 प्लस 2O2 2NO2 और K2। तो K टोटल K1 इंटू K2 मीन्स 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। यहां तक बात क्लियर है। फिर और आगे अभिक्रिया में देखो, है ना। तो ये तो समग्र अभिक्रिया हो गई, दोनों के योग से बनी हुई है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 gives 2 अमोनिया K1, N2 प्लस O2 gives 2NO और ये है K2, H2 प्लस हाफ O2 H2O K3। तो निम्न अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर आपको एक से ज्यादा साम्य अभिक्रिया दी गई है और एक कोई पर्टिकुलर एक मुख्य अभिक्रिया बता दी गई है जिसके लिए आपको साम्य स्थिरांक निकालना है, तो सबसे पहले आपको जिस अभिक्रिया के लिए आपको साम्य स्थिरांक निकालना है उसमें अभिकारक को देखें और उत्पाद को, और जो अभी समीकरण आपको दिए गए होंगे उसमें देखें कि अभिकारक के जो घटक हैं वो कहां दे रखे हैं और किस दिशा में दे रखे हैं। अब यहां देखो, यहां 2NH3 लिखा है, जबकि यहां पर ये जो है लेफ्ट में लिख रहे हैं और जबकि हमें जो इक्वेशन दे रखा है उसमें राइट में है। अब हमें इक्वेशन तीनों को ऐसे बना लेना है कि इनका योग करने से ये समीकरण जो हमें लाना है वो प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना है कि पहले समीकरण को तो पलट देना है ना, इस तरह से 2NH3 N2 प्लस H2। तो जब आप समीकरण पलटोगे तो K भी ऐसा हो जाएगा, और कोई संख्या से गुणा नहीं कर रहा है, केवल समीकरण को पलट दिया। क्यों पलट दिया मैंने, ताकि अमोनिया लेफ्ट में आ जाए जबकि दी है राइट में। N2O2 और 2NO देखो आप, 2NO आपको NO राइट में ही लाना है और राइट में ही दे रखा है इक्वेशन में, हमें दूसरे समीकरण में कुछ परिवर्तन नहीं करने। अब तीसरे समीकरण में देखो, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं 3H2O बन रहा है, जबकि तीसरे समीकरण में केवल एक H2O बना है और राइट में है, तो हम उत्पाद में भी राइट में लाना है। तो तीसरे इक्वेशन में केवल 3 से गुणा कर दो बस, ऐसा, और फिर तीनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो आपको वही समीकरण मिल जाएगा जिसके लिए आपको साम्य स्थिरांक लाना है। और इस तरह से K टोटल इक्वल टू हो जाएगा 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का पावर 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया। और ये हमें, अगर हमें K1 K2 K3 की वैल्यूज पता है तो न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं K टोटल की वैल्यू। तो यहां तक बात समझ गए। तो ऐसे कई क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आप अच्छी तरह से इसी तरह पढ़ोगे कि जिस अभिक्रिया के लिए आपको साम्य स्थिरांक निकालना है उसमें उत्पाद और अभिकारक की दिशाएं देखें, वो किस दिशा में दे रखे हैं, और जो समीकरण आपको दिए गए हैं वो किस दिशा में। अगर मान लिया जाए अभिकारक को आपको राइट में लाना है और दिया है लेफ्ट में, तो आप इक्वेशन को पलटें, मूल बदल रहे हैं तो मूल से गुणा करें और फिर जोड़ के ऐसा बनाना कि उस सारे समीकरण जुड़ने से आपका जिस समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक निकालना है वो प्राप्त हो जाए, जैसा मैंने इससे आपको बता दिया। यहां तक बात समझ गए। तो ये तो थे कुछ न्यूमेरिकल्स किससे संबंधित, साम्य स्थिरांक। एक रिलेशन और बचता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट्स रिलेशन विद वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये कहलाता है वियोजन, वियोजन की कोटि तथा वाष्प घनत्व में संबंध। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि अभिक्रिया जब चलती है, जैसे मान लो अमोनिया का विघटन ले रहे हैं, अमोनिया टूट के N2 और H2 में बदल रही है, तो कितने अणु वियोजित हो गए।
अमोनिया की, क्योंकि जैसे जैसे अमोनिया के अणु वियोजित होंगे कणों की संख्या परिवर्तित होगी, तो ऑटोमेटिक है कि जो अभिक्रिया में वाष्प घनत्व है, उस गैसीय मिश्रण का जो घनत्व है वो भी परिवर्तित होगा। तो इस तरह से वियोजन की कोटि और वाष्प घनत्व में संबंध और उससे संबंधित न्यूमेरिकल, तो ये डायरेक्ट संबंध याद कर लेना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये किसके वियोजन की कोटि है? अभिकारक। और भी बता दूं, ये है अभिकारक, यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, अभिकारक की वियोजन कोटि तथा वाष्प घनत्व में संबंध। तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इक्वल टू डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ डी क्या है बच्चों? इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एम थ्योरेटिकल एम ऑब्जर्व अपॉन एन माइनस वन एम ऑब्जर्व। एम यहाँ पर मोलर मास है, तो वाष्प घनत्व चूंकि मोलर मास का आधा होता है, तो हम इस संबंध से चाहे मोलर मास पता हो और चाहे ये वाला, जहां डी है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, सैद्धांतिक वाष्प घनत्व, जो अणुभार अपॉन 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी अभिकारक है उसका अणुभार को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको कैपिटल डी का मान मिल जाएगा। डी ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, प्रेक्षित वाष्प घनत्व, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है या फिर जिसे हमें निकालना होता है। और एन है उत्पाद के मोल, जो 1 मोल अभिकारक से प्राप्त होते हैं। जैसे यहां लिखा है N2O4 की प्रेक्षित वाष्प घनत्व 30 है, तो इसके विघटन की कोटि क्या होगी? तो N2O4 गिव्स 2NO2। तो यहां जो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी है, सैद्धांतिक वाष्प घनत्व, हम लिखेंगे 92/2 मींस 46। ओके, और प्रेक्षित वाष्प घनत्व आपको दिया है 30। एन की वैल्यू 2 क्यों लेना है? क्योंकि 1 मोल अभिकारक से बनने वाले उत्पाद के मोल, तो एन की वैल्यू होगी 2, इसमें रख दें आप 46 माइनस 30 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 30, 0.54, मतलब 54% ये क्या होगा? वियोजित हो जाएगा जब इसकी वेपर डेंसिटी 30 आ रही। और अगर मान लो 100% वियोजित हो जाए तो इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो आधी हो जाएगी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। फिर हम इसी तरह का एक क्वेश्चन है कि pH3 की विघटन की कोटि है 25%, तो प्रेक्षित वाष्प घनत्व तो क्या हो? तो देखो बच्चों, जो pH3 है उसका विघटन इस तरह लिखा जाता है 4pH3 इक्वल टू P4 प्लस 6H2। तो N की वैल्यू हो जाएगी 4 मोल से हमें मिल रहे हैं 7 मोल। P4 अपने आप में एक अणु है, 6H2 4, ये होगा 6, तो 4 मोल से 7 मोल, तो 1 मोल से कितना मिलेगा? तो N की वैल्यू होगी 7/4। डी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, तो pH4 का अणुभार होता है कितना बच्चों? 34, और उसे आप 2 से डिवाइड कर दें इस तरह से, तो ये हो जाएगा 17। ओके, और n की वैल्यू पता हो गई, स्मॉल d की वैल्यू पता है, अल्फा आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? अल्फा परसेंट में दिया है, मतलब आप इसे लिखेंगे 0.25, मतलब ऐसे लिखते हैं, तो ये आपको 0.25 लेना, तो 0.25 यहां ले लिया आपने। बस d की वैल्यू लगी, स्मॉल d आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, जो है 14.31। इस तरह से हमें मिल जाएगा इसका प्रेक्षित वाष्प घनत्व। यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर है। तो ये थे वाष्प घनत्व से संबंध वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन। तो ये था हमारा साम्य स्थिरांक की विशेषताएं वेपर डेंसिटी। ओके, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे ली साते लिए।